नाजरीन आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान शाहनवाज़ हाशमी और मेरे साथ आज मौजूद हैं मैं यानी नीतू शर्मा। हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम मंजर पस मंज़र। अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको रूबरू कराते हैं दिल्ली और उसके अतराफ में होने वाली अदबी, तहज़ीबी, सक़ाफ़ती, समाजी और सियासी सरगर्मियों से हम आपको रूशनास कराते हैं। जिन सरगर्मियों के मुतालिक आप जानना चाहते हैं या दोबारा उन लम्हात में खो जाना चाहते हैं। जी हाँ, डीडी उर्दू की हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वो अपने नाजरीन के शौक़ और ज़ौक़ का सामान मुहैया कराती रहे। आज इस कड़ी में हम आपको दिखाएंगे हज़रत अमीर खुसरो पर एक रिपोर्ट, फिर पेश करेंगे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक रिपोर्ट और आखिर में आपको ले चलेंगे नौजवानों की महफिल में जहां ओपन माइक पोइट्री का इनाकाद किया गया था। तो आइए नाजरीन, अब अपने इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। जी सही फरमाया नीतू साहिबा आपने। हम भी अपने नाजरीन का और वक्त ख़राब न करते हुए अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं और उनको या उनसे मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो उर्दू और हिंदी अदब के मौजिद हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है शाहनवाज़। जी इरशाद। शबान हिजरा दराज चू जुल्फ वरोज़ वसलत चू उम्र कोताह, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, यकायक अज दिल दो चश्म जादू बसत फरेबम बबुर्द तस्की, किसे पड़ी है जो जा सुनावे प्यारे पी को हमारी बतिया। अजी खैरियत है नीतू साहिबा? जी बिल्कुल खैरियत है। आज आपको अमीर खुसरो बहुत याद आ रहे हैं। तो आपको हम ये ज़रूर बताएंगे कि अमीर खुसरो हमें क्यों याद आ रहे हैं। तो नाजरीन के साथ साथ आप भी मुलाहिज़ा कीजिए हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। आइए नाज़रीन, हम भी देखते हैं ये ख़ास रिपोर्ट। तारीख़ बताती है कि बर्रे सग़ीर हिंदुस्तान की सरज़मीन ने हर दौर में अज़ीमुल मर्तबत और बुलंदबाला शख्सियतों को जन्म दिया है, जिन्होंने अपनी ज़हानत, काबिलियत, इल्म और फ़न से दुनिया में वक़ार व अज़मत के आफ़ाक़ छू लिए। उन तारीख़ साज शख्सियतों के नाम आज भी तक़द्दुस व एहतराम के साथ लिए जाते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत का नाम हज़रत अमीर खुसरो है, जिन्होंने लोगों के दिलों में अपने फ़ज़्ल व कमाल का सिक्का बिठाया। उनके सरमदी नग़मे, मीठे और रस भरे गीत दिलो दिमाग को सुकून व चैन और कैफ व सुरूर से सरशार करते हैं। सूफिया ने इसको मनाया, दुनिया को इम्तिहान समझा और इसके बाद जो रिवॉर्ड है उसकी तैयारी की उन्होंने कि दुनिया में रहें तो जो अल्लाह के बंदे हैं उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, सबसे बराबर मोहब्बत करनी चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए, चाहे उनका पेट भर के हो या उनको अच्छी बात बता के हो। तो ये सूफिया के नज़दीक जो है ये उर्स का कॉन्सेप्ट ये है। उस दौर में दिल्ली इल्म व अदब का गहवारा थी। यही वजह है कि सैफुद्दीन ने अमीर खुसरो की बेहतरीन और आला तालीम व तरबियत के लिए दिल्ली का रुख किया और वहीं के होकर रह गए। उस वक्त अमीर खुसरो सिर्फ 4 साल के थे। इल्म व अदब का शौक़ खुसरो के दिल में बचपन से ही कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्हें उस्ताद भी काबिल, बाकमाल, रफ़ीक और शफ़ीक मिले। लिखने के मश्क के लिए उस दौर के मशहूर खत्तात काजी असदुद्दीन की सरपरस्ती नसीब हुई। शेर व शायरी का इतना शौक़ था कि शायरों के दीवान लेकर मुताले में डूब जाते थे। वो ख़ुद फरमाते हैं, मेरे वालिद मुझे मकतब भेजा करते थे लेकिन मैं रदीफ़ व काफ़िया के ही चक्कर में रहता था। मेरे काबिल उस्ताद मुझे खुश नसीबी सिखाने की कोशिश करते थे लेकिन मैं महजबीनों के ख़त की तारीफ़ में शेर कहता था। हज़रत अमीर खुसरो अलैहिर्रहमा एक इंतहाई गूनागून खूबियों वाली शख्सियत का नाम है। वो
दरबार से भी वाबस्ता रहे और खानकाह से भी। वो शायर भी थे और मौसीक़ार भी। उन्होंने हमारी तहज़ीबी और सक़ाफ़ती ज़िंदगी को अपने फ़िक्र और फ़न से माला माल किया है। उनकी लिखी हुई किताबों को ये दर्जा हासिल है कि वो उस दौर की तारीख़ के माख़ज़ के तौर पे जानी जाती हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात ये है वो ये कि उनके बाप तो तुर्क थे, लेकिन माँ जो थीं वो हिंदुस्तानी थीं, और अपनी माँ और मादरे वतन दोनों से उन्होंने जिस अक़ीदत का इज़हार किया है उसकी नज़ीर नहीं मिलती है उनसे पहले हमें। अमीर खुसरू न सिर्फ बाकमाल और बुलंद पाया शायर थे, बल्कि उन्होंने तारीख़, अदब, फ़िक़्ह, तसव्वुफ़ और कई असनाफ़ सुख़न में अपना लोहा मनवा लिया। वो नेक और पाकीज़ा अखलाक के मालिक थे, मोहताजों और मिस्कीनों की भरपूर मदद करते थे, इनकिसारी और आजिज़ी का हरदम मुज़ाहिरा करते थे, हमदर्दी और मोहब्बत के जज्बे से सरशार थे। उनकी नुक्ता शनास नज़र और मज़मून आफरीन दिमाग ने उनके कलाम में दिलकशी और दिलचस्पी पैदा कर दी थी। उनकी शायरी के चर्चे न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि ईरान व अफ़गानिस्तान में भी हुए और उसे कलाम फ़ारसी अदब का सरमाया तस्वुर किया जाता है। हज़रत खुसरू ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर 98 किताबें तसनीफ़ फरमाई, लेकिन बदकिस्मती से उनमें से आज अक्सर लापता हैं। उनके अशार की तादाद 5 लाख के करीब हैं, जिनमें से बेशतर महफूज हैं। बाज़ हिंदुस्तानी रागनियों जैसे कसीदा, गज़ल, हिंदी दोहे, पहेलियाँ, गीत, मसनवी, रागनी, यमन कल्याण जो शाम के वक्त गाई जाती है, उन्हीं की इजाद है। उनकी वजह से ही आज दिल्ली घराना ख़याल गायकी का सबसे पुराना घराना माना जाता है। हज़रत अमीर खुसरो एक पोएट, एक म्यूज़िकोलॉजिस्ट, एक मिस्टिक, और जो उनके कंट्रीब्यूशंस हैं अदबी दुनिया में, वो सारी दुनिया उससे वाकिफ़ है। हज़रत अमीर खुसरू ने क्लासिकी मौसीक़ी में हिंदुस्तानी पैबंद लगाकर रागों की मकबूलियत में इजाफ़ा किया है, जिसे आज तक पूरी दुनिया तस्लीम करती है। अमीर खुसरू के कलाम को हर दौर में न सिर्फ पढ़ा गया बल्कि हर दौर में उसकी मकबूलियत में इजाफ़ा ही होता रहा है। दरबार से उन्हें इज़्ज़त व तकरीम मिलती रही। हर बादशाह ने क़द्र व मंजिलत और एहतराम से उनका इस्तक़बाल किया। महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के वो मुरीद ख़ास थे। उनके दिल में हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के लिए बेहद अक़ीदत, मोहब्बत और इज़्ज़त थी। हज़रत निज़ामुद्दीन को भी खुसरू से काफ़ी लगाव था। उसका अंदाज़ा हज़रत निज़ामुद्दीन के इस कौल से होता है कि अगर शरीयत ने एक ही कब्र में 2 आदमियों को दफन करने की इजाज़त दी होती तो मैं ये वसीयत करता कि खुसरू को मेरी कब्र में दफन किया जाए। इसलिए आपने ये वसीयत फरमाई कि खुसरू को मेरे पहलू में दफन किया जाए, और ऐसा किया भी गया। जब अमीर खुसरू ग़ियासुद्दीन तुग़लक के साथ बंगाल गए थे, वापसी पर मालूम हुआ कि महबूब इलाही वफ़ात पा चुके हैं। खुसरू की अक़ीदत और इश्क ने उन्हें दीवाना सा बना दिया और उन्होंने अपने कपड़े फाड़े, चेहरे पर स्याही मल ली और रोते बिलखते मुर्शिद की कब्र पर पहुँचे और कहा, सुबहान अल्लाह, आफ़ताब दर ज़मी व खुसरू बर ज़मी ज़िंदा। ये कहकर बेहोश हुए और होश आया तो सर मज़ार पर मारा। वफ़ात महबूब के सिर्फ 6 माह बाद 1325 ईस्वी को दारफ़ानी से कूच कर गए। तब से लेकर आज तक अमीर खुसरू को लोग न सिर्फ याद करते हैं बल्कि उनके मज़ार पर गुलहाए अक़ीदत भी पेश करते आ रहे हैं और उनकी याद में उर्स का एहतमाम भी करते हैं। वाह, बहुत खूब। अमीर खुसरू के मुताल्लिक़ हम जितना भी जानते हैं ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ
नहीं जानते हैं या उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उनकी शख्सियत तह दर तह निकलती चली जाती है। हम जितना भी उसे खोलना चाहते हैं वो उतना ही ज़्यादा तह दर तह हमारे सामने होती चली आती है, खुलती चली जाती है। नीतू साहिबा, आपको पता है कि अमीर खुसरो न सिर्फ़ शायरी किया करते थे, न सिर्फ़ उन्होंने अदब में नुमाया काम किया है, बल्कि उन्होंने पहेलियाँ भी बहुत जी कही हाँ, हैं। बचपन में बहुत पढ़ी है मैंने। अच्छा, जी। एक पहेली मुझे भी याद आ रही है, कहिए। लीजिए समाअत कीजिए और इस पहेली का जवाब भी दीजिए। ठीक है। फ़ारसी बोले आई ना, तुर्की ढूंढे पाई ना, हिंदी बोलूँ आरसी आए, हिंदी बोलूँ आरसी आए, खुसरू कहे कोई ना बताए। तो नीतू साहिबा, जवाब दीजिए आप इस जी पहेली बिल्कुल, का। जवाब तैयार है। और ये अमीर खुसरो की खूबी हुआ करती थी कि वो जो पहेली पूछते थे उसी में उसका जवाब छुपा होता था। तो आपकी इस पहेली में भी इस पहेली का जो जवाब है वो छुपा हुआ है। तो ऐसा है नीतू साहिबा कि आप हमारे नाज़रीन को भी बताइए कि वाकई आप इस पहेली को समझ चुकी हैं या यूं ही आप कह रही हैं? जी नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं बिल्कुल समझ चुकी हूँ। इस पहेली का जवाब है आईना, जिसे हिंदी में दर्पण और आरसी भी कहते हैं। ओहो, आपने सही कहा कि जैसे उन्होंने कहा कि फ़ारसी में आईना, उन्होंने अलग अलग कहा था आई ना, असल में है वो आईना। और तुर्की ढूंढे पाई ना, हिंदी बोलूँ आरसी आए, खुसरू कहे कोई ना बताए। तो अमीर खुसरू साहब, देखिए नीतू साहिबा ने इस पहेली को समझ लिया और इन्होंने बता दिया कि आईना। तो आइए नीतू साहिबा, हम अपने इस प्रोग्राम के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं रेलवे स्टेशन। जी हाँ, दिल्ली रेलवे स्टेशन। दिल्ली में तो बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली में तो रेलवे स्टेशन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसे आप पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के नाम से भी जानती हैं। जी हाँ, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसका माजी तो बहुत अच्छा था, लेकिन आज के दौर में भी उसकी अपनी एक ख़ास जगह है, ख़ास मकाम है। तो आइए, पेश है एक रिपोर्ट। दिल्ली रेलवे स्टेशन यानी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, विजयवाड़ा और कानपुर के बाद ट्रेनों की कसरत के एतबार से ये तीसरे नंबर का बड़ा स्टेशन है। 1864 में इसकी नींव रखी गई। उस समय अंग्रेजी शासनकाल था। उसके बाद 1903 में आते आते ये पब्लिक के लिए पूरी तरह से स्थापित हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे विकसित क्रम में चलता गया। शुरू में यहाँ सिर्फ 1000 मुसाफिर गुजरते थे, मगर मौजूदा वक्त में तकरीबन 1,80,000 मुसाफिरों का गुजर यहाँ से होता है। पहले यहाँ प्लेटफार्म एक के प्लेटफार्म हाफ थे, मतलब एक प्लेटफार्म का 2 प्लेटफार्म थे। ट्रेन बहुत छोटी थी। अब यहाँ से 236 ट्रेन चलती है। यहाँ की एक और खूबी है कि यहाँ से सरहद पार के लिए भी ट्रेनों की आमदोरफ्त है, जिसको हम सब समझौता एक्सप्रेस की शक्ल में देख सकते हैं। स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए बेहतर सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। और यहाँ जो FOB था वो हमारे 14-15 तक प्लेटफार्म तक था। अब 16 प्लेटफार्म जब डेवलप हुआ तो FOB को बढ़ाया गया, एक्सटेंड किया गया। पहले नैरो था, आगे बड़ा किया गया, वाइडनिंग किया गया उसका 180 मीटर्स। 180 मीटर जो नैरो है उसको हमने ब्रिज एक्सपर्ट हैं उनको कहा हुआ है कि इसको भी आप सेम कर दीजिए, सिमिलर कर दीजिए। अभी हमारे पास 3 एक्सीलेटर हैं। आने वाले समय में सारे प्लेटफार्म हमारे एक्सीलेटर हो जाएंगे। ठीक है। स्वच्छता अभियान के तहत प्लेटफार्म की सीढ़ियों पर हमने पब्लिक को अवेयर करने के लिए स्वच्छ भारत इस तरह के हमने कैप्शंस लगाए हुए हैं, पोस्टर लगाए हुए हैं जगह जगह। प्लेटफार्मों पर मेन वेटिंग रूम्स में, मेन हॉल्स में आपने देखा होगा कि अगर कोई बच्चा खो जाता है तो उसको इस नंबर पर करिए, अगर स्वच्छता संबंधी कोई शिकायत है इस नंबर पर, उसको हमने कंसोलिडेट कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है। पब्लिक को पानी पीने के लिए हमने IRCTC से 26 यहाँ वाटर बूथ लगाए हैं, उनको अच्छा पानी मिले, जल शुद्ध जल मिले। ग्रीनरी के लिए हमने एक पार्क डेवलप किया हुआ है, आप मेन एंट्री में आप देखेंगे, और गमले लगाए गए हैं, मतलब जहाँ जहाँ जो प्लांट्स लग सकते हैं वो प्लांट लगाए हैं।
नॉन मोटराइज लेन डेवलप की है, ताकि रिक्शे वाले रिक्शे से जाएं और बाहर सवारी छोड़ें, बाहर निकल जाएं। ऐसे ही हमने टैक्सी लेन, ऑटो लेन भी बनाई हुई हैं, और बाकी हमने पेडेस्ट्रियन के लिए, पब्लिक के लिए पब्लिक लेन बनाई हुई है। और पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए पैसेंजर्स को बेसिकली उनके लिए हमने मार्शल्स लगाए हुए हैं, ट्रैफिक मार्शल्स। दे प्रोवाइड द फैसिलिटी टू द पैसेंजर, दे प्रोवाइड फैसिलिटी टू द पैसेंजर्स कि आप इधर जाइए, और कहीं कहीं गैदर होते हैं तो उनको आगे मूवेबल करते हैं, चलते रहिए। कहीं रिक्शे वाले गैदर करते हैं तो उनको आगे बढ़ाते रहते हैं। ऐसे ही ऑटोज़ को, टैक्सी को भी आगे बढ़ाते रहते हैं। टिकट लेने के लिए हम लोगों ने एक UTS अनरिजर्व टिकट सिस्टम के तहत हमने मोबाइल ऐप दिया हुआ है। हमने ATM, एक कार्ड आप लीजिए और आप टिकट विंडो पर जाने की जरूरत नहीं है, आप उसमें कार्ड लगाइए और अपना टिकट ले सकते हैं। आप मोबाइल स्मार्टफोन से भी ले सकते हैं आप, और ATM से भी ले सकते हैं। इवन आप पे ATM कार्ड नहीं है तो हमने कोटीवीएम भी लगाया हुआ है। कॉइन डालिए आप, मतलब नोट डालिए तो आपको टिकट मिल जाएगा इमीडिएट। तो पब्लिक को ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो हमने यहाँ हमारे पास 10 करीब कोटीवीएम, ATVM है, और उन पर हमने पब्लिक को टिकट जल्दी मिले इसके लिए हमने फैसिलिटेटर भी लगाए हुए हैं। जो रिटायर्ड पर्सन है रेलवे के, उनको 3% हम कमीशन देते हैं और वो पब्लिक को टिकट देते हैं। कहा जा सकता है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन न सिर्फ हिंदुस्तान के सूबों से बल्कि बैरून मुल्क से भी रिश्तों को हमवार करने में नुमाया किरदार अदा कर रही है। तो देखा नाज़रीन आपने कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसका नाम दिल्ली रेलवे स्टेशन है, उसका माजी कितना ताबनाक रहा है और आज भी कितनी सहूलियात वहाँ मैसर हैं और सहूलियात फ़राहम की जाती है। इसके मुताल्लिक़ वहाँ के सरबराह ने किस खुश उसलूबी के साथ सारी चीज़ें बताई और सारी जानकारी हम तक पहुँचाई। शाहनवाज, बिल्कुल सही कहा आपने। उम्मीद करते हैं कि हमारे नाजरीन को भी ये रिपोर्ट बहुत पसंद आई होगी। एक शेर मुलाहिज़ा कीजिए, आगाज़ मोहब्बत का अंजाम बस इतना है, जब दिल में तमन्ना थी अब दिल ही तमन्ना है। नीतू साहिबा, आपके शेर का जवाब तो बस इतना सा है कि आगाज़ आशिकी का मज़ा आप जानिए, आगाज़ आशिकी का मज़ा आप जानिए, अंजाम आशिकी का मज़ा हमसे पूछिए। इश्क नहीं हुआ है हमें, हम तो बल्कि अपने नाजरीन को जिस महफिल की तरफ लिए जा रहे हैं उसकी मुनासबत से कुछ अशार याद आ गए थे। जी, हमने कब कहा आपसे कि आपको इश्क हो गया है या आप इस मर्ज़ में मुब्तला हो गई हैं। बस आपने एक शेर सुनाया, मुझे भी एक शेर याद आ गया तो मैंने भी आपको एक शेर सुना दिया। ऐसा लगता है आपकी बातों से कि आपको भी इश्क हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो चलिए कोई बात नहीं, ये आपका मसला है, आप जानें। नाज़रीन, आइए हम तो चलते हैं नीतू साहिबा के साथ, जहाँ और जिस महफ़िल की ये बात कर रही हैं कि उस महफ़िल में क्या कुछ हो रहा है। तो चलिए चलते हैं एक ओपन माइक पोइट्री की महफिल में, जहां हमारे नौजवान साथी अपने खूबसूरत लफ्ज़ों का जामा पहना रहे हैं अपने ख़यालात को। ओपन माइक पोएट्री में उन नौजवानों को मौका मिलता है जो अपने जज्बात और एहसासात को लफ्ज़ों का जामा तो पहना देता है मगर उसे पेश नहीं कर पाता। तो ऐसे नौजवानों के लिए ये स्टेज बहुत कारआमद है। ओपन माइक का जो प्रोग्राम है, इवेंट है, ये एक तरह से गैर रस्मी हम इसको शायरी का इवेंट कह सकते हैं। इसमें किसी तरह के तकल्लुफ़ नहीं है। सीधे सीधे नए सीखने वाले, नए लिखने वाले स्टेज पर आते हैं और अपनी शायरी पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जब एक शायर के तौर पर, एक कवि के तौर पर चलना सीखता है एक फ़नकार, तो वो शुरू में लड़खड़ाता है, फिर उठता है, फिर दौड़ता है और फिर एक दिन एक लंबी रेस का घोड़ा बनने की तरफ वो रुजू करता है। तो ये जो इवेंट है यकीनन नए लिखने वालों के लिए बहुत ही अहम है। दूसरे साहिबान ने भी इसके मकासद को बयान किया। फिल्म मेकर क्लब ऑफ इंडिया ने ये फ़रोज़ा नाम से हमने ओपन माइक जो है कंपटीशन स्टार्ट किया है, और इसमें हम चाहते हैं कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी हमारे पास नए कवि आ रहे हैं, वो खुल के पार्टिसिपेट करें। और ऐसा हुआ भी, हमारे पास 40 पार्टिसिपेंट्स आए और उसके बाद भी हमारे पास लोगों के लगातार कॉल आ रहे हैं कि आप हमारी एंट्रीज़ ले लीजिए, हमारी एंट्री ले लीजिए। और इससे हमें एक ही चीज़ देखने को मिली कि
आज का जो यंगस्टर है उसके पास भरपूर टैलेंट है और वो टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। ये ऑर्गेनाइजेशन है फिल्म मेकर्स क्लब ऑफ इंडिया, ये सिर्फ ना कि पोइट्स के लिए काम करती है, ना सिर्फ एक्टर्स के लिए काम करती है, बल्कि हमारा मकसद ये है कि जो ये एक बिखरा पड़ा टैलेंट है, जो हर तरफ इसी कोने में टैलेंट अलग अलग कोनों में बिखरा पड़ा है, वो परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड हो, वो विजुअल आर्ट से रिलेटेड हो, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाके एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट जो होता है वो हम तैयार करना चाहते हैं यहाँ पे, ताकि सब एक दूसरे के काम में आ सके। मसलन अगर कोई फिल्म मेकर है, अगर कोई राइटर है, अगर कोई एक्टर है, वो जब एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होते हैं तो सब एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हैं। ये कई आमतौर पे कई जगह ऐसा होता है कि हमारे पास टैलेंट तो है, हमारे पास स्टोरी है, हमारे पास आइडिया है, हमारे पास एक्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा रीज़न होता है जिसकी वजह से वो अपने उस टैलेंट को बाहर नहीं ला सकते, पब्लिकली नहीं दिखा सकते। हो सकता है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है कोई और वजह हो। तो हम सिर्फ वो एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे वो सारे के सारे लोग आएँ, अपने टैलेंट को दिखाएं, अगर अच्छी चीज़ है तो वो बेनिफिट लेकर जाएं वहाँ पे। एक कोलैबोरेटिव जो है वो यहाँ पे हम माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सब एक दूसरे के काम में आएँ। जब हमने उन नौजवानों के ख़यालात को सुना, यकीन मानो नींद नहीं आएगी तुम्हें देखकर जब वो घूमेंगी सड़कों पर आज़ाद सी नताने आवारा बेपर्दा बेधड़क बेझिझक तुम्हारे रस्तों पे अपना नाम लिख देंगी। के कह के अल्लाह अकबर तू खुदा को बड़ा कहता है, लेकिन फिर भी तू अपनी अना को ही बड़ा रखता है। कैसा मुनाफिक है तू, क्या कहता है और ये क्या करता है। 2 कदम के फासले की दूरी ही रह गई, अल्फाज में आवाज़ की कमी सी रह गई। कुछ खास की तलाश में वो बात रह गई, कुछ खास की तलाश में वो बात रह गई, बोलती आंखों में बस नमी सी रह गई। के बाद है कि ज़माने के सामने तो हम जैसे अजनबी ही थे, ज़माने के सामने तो हम जैसे अजनबी ही थे, फिर न जाने क्यों कमरे में अपने पास बुलाती रही, मुझसे कुछ इस कदर वो मोहब्बत निभाती रही। ऐ फलक तेरा इस ज़मीं पे कोई निशान तो नहीं, तो फलक तो है तेरा इस तेरे होने पे कुछ गुमा तो नहीं। ऐ फलक तेरा इस ज़मीं पे कोई निशान तो नहीं, तो फलक तो है तेरा इस तेरे होने पे कुछ गुमा तो नहीं। एक गरीब है जो तुझे ओढ़ कर सोता है हर रोज़, एक गरीब है जो तुझे ओढ़ कर सोता है हर रोज़। तो सच बता तू फलक ही है ना, कोई मखमली थकान तो नहीं। जला दी जाती है ससुराल में वो लड़की कि जिस लड़की के खातिर बाप अपनी किडनी बेच देता है। कोई मासूम लड़की प्यार में कुर्बान है जिस पर। टू ऑल द गर्ल्स जो भी यहाँ पर बैठी हुई हैं उनके लिए ये लाइन है कि कोई मासूम लड़की प्यार में कुर्बान है जिस पर, बनाकर उसका वीडियो वो आशिक बेच देता है। ये कलयुग है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं इसमें। ये कलयुग है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं इसमें। कली फल फूल पेड़ पौधे सब माली बेच देता है। वो एक तरफा इश्क की जिसकी मैं कभी बात किया करता था, उस इश्क की भी अब कोई निशानी नहीं है। आज मेरे पास कोई कहानी नहीं है। उस पहले नज़र के प्यार की जिसे याद करके मैं आहें भरता था, आज उसकी भी बस रवानी बची है। आज मेरे पास कोई कहानी नहीं। जज साहिबान से बात की तो उन सब ने इन फनकारों के मुतालिक कहा, बकौल एक शायर के राह पर उनको लगा लाए तो हैं बातों में, और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। तो अभी कुछ खामियां हैं बच्चों में, नए लिखने वालों में कमियां तो हैं, ज़बान व बयान की कमी है और इमला की गलतियां हैं, या तलफ़ुज़ सबसे बढ़कर इसमें जो दखल है उस तलफ़ुज़ का है। तलफ़ुज़ बेशतर यहाँ जो लिखने वाले हैं उनका ख़राब है, तो मैं तो यही ज़ोर दूंगा कि वो तलफ़ुज़ की तरफ ध्यान दें। दूसरी बात, इनके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि थॉट्स को अगर अच्छे अल्फाज ना मिलें, हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका कुछ फ्यूचर बन सकता है। हाँ, कुछ लोगों की बहुत इमेच्योर भी पोइट्री है, बट उनका एक जो ट्रैक है, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रैक पकड़ा हुआ है। अगर वो इसी तरीके से लगे रहेंगे, थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे तो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि नौजवानों के अंदर भी वो तमाम एहसासात और जज्बात मौजूद हैं जो हमारे मुआशरे में रूनुमा हो रहे हैं। उन्हें वो न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि उसे महसूस भी कर रहे हैं। वाह, बहुत खूब। इस ओपन माइक पोएट्री की महफिल में जाकर नाज़रीन हमें तो मज़ा आया और हमें यकीन है कि आप भी महसूस हुए होंगे। आपने देखा कि किस तरह वहाँ पे नौजवानों ने अपने दिल की तर्जमानी लफ्ज़ों में बयान की, और साथ ही वहाँ पे जो जज साहिबान थे उन्होंने भी अपने अपने ख़यालात का किस खूबसूरती के साथ इजहार किया।
शाहनवाज, हम तो चाहते हैं कि हमारा ये सफ़र यूं ही चलता रहे, लेकिन वक्त कब किसी का हुआ है और ये वक्त हमें इजाज़त ही नहीं दे रहा कि हम अपने नाजरीन के साथ कुछ वक्त और गुजारें। लेकिन जाने से पहले आपको बता देते हैं कि जी हाँ नाजरीन, आप सिर्फ हमें टीवी सेट पर ही नहीं देख सकते हैं, बल्कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी हमसे मिल सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और अपने ख़यालात का इजहार भी कर सकते हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी अगर आप हमें कोई मशवरा देना चाहते हैं या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो आप बिला झिझक अपने दिल की बात हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ मेल करना है और अपने जज्बात को वहां पर लिखकर हम तक भेजना है। उसके लिए हमारा मेल आईडी है ddurdufeedback@gmail.com। जी हाँ, हमारा मेल आईडी है ddurdufeedback@gmail.com। तो नाजरीन, इसी के साथ अपने मेज़बानों नीतू शर्मा और शाहनवाज हाशमी को दीजिए प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि हम फिर कुछ मंज़र और उसके पस मंज़र के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने दोनों मेज़बानों को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।